नमस्कार मित्रों। किसी भी भारतीय को अपने देश की सेनाओं के बारे में जानकारी अवश्य रखनी चाहिए, चाहे वह थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो। तो आज हम लोग इसी क्रम में जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी भारतीय नौसेना कैसी है। नौसेना, जिसको हम लोग जल सेना भी कहते हैं, अंग्रेजी में नेवी कहते हैं। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं अपनी नौसेना के बारे में। आखिर में भारत हम लोगों के लिए अपना देश है और इस पर गर्व करना भी चाहिए। भारत की रक्षा के लिए थल सेना, वायु सेना और नौसेना सदैव तत्पर रहती हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग अपनी नौसेना अर्थात इंडियन नेवी के बारे में कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है 400 साल पुरानी। भारतीय नौसेना वास्तव में 400 साल पुरानी है। हालांकि जितनी उन्नत आज है इतनी उन्नत पहले नहीं थी। और आप जानते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी सेना हो, समय के साथ साथ आगे बढ़ती रहती है, बशर्ते वहाँ के राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या है और लोग क्या चाहते हैं। तो भारत में बिल्कुल सब कुछ अच्छा है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना बढ़ती ही जा रही है। और इस समय जैसा कि आप जानते हैं पूरे विश्व में भारत की सेना नंबर 4 पर आती है। और जो पहला और दूसरा और तीसरा स्थान है अमेरिका, रसिया, चाइना और उसके बाद सबसे शक्तिशाली सेना भारत की सेना आती है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं नौसेना के बारे में। तो भारतीय नौसेना 400 साल पुरानी है। और यह जैसा कि आप जानते हैं कि जल सेना, वायु सेना और थल सेना के अलग अलग मुखिया होते हैं। लेकिन यह पूछा जाए कि भारत की तीनों सेनाओं का मुखिया कौन होता है, तो उत्तर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के मुखिया होते हैं। अकेले कमांडर कहा जा सकता है। और आप जानते ही हैं कि इस समय भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप भारत के सर्वोच्च सेनापति का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप राष्ट्रपति का नाम जानते हैं तो इसका मतलब भारत की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति का भी नाम आप जानते हैं। तो लिख करके भेजिए और बतलाइए कि भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है। इस समय जो हमारी नौसेना है, वास्तव में वर्तमान जो प्रारूप है यह सक्रिय रूप से 26 जनवरी 1950 से है, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान भी लागू हुआ था। और तभी से यह पूरी की पूरी नौसेना एक वर्तमान प्रारूप में बढ़ते हुए आगे चल रही है। इसका मुख्यालय, पूछा जाए आपसे कि भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर होगा नौसेना विभाग। और किसी भी जैसा कि सभी मंत्री या पूरे देश की सेनाओं का मुख्यालय कह सकते हैं नई दिल्ली में। तो यदि नेवी का पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो नेवी का जो मुख्यालय है वह नौसेना विभाग में है। किसी भी सेना का अपना एक आदर्श वाक्य होता है, मोटो होता है। मतलब कि उसका मुख्य इरादा क्या होता है, उसी के मोटो से अर्थात आदर्श वाक्य से किसी भी संस्था के बारे में, किसी भी सेना के बारे में हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता होगा। तो इसका जो मोटो है कि शन नो वरुण, यह संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका हिंदी में होता है जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी हों। अब जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी हो, ऐसा क्यों? क्योंकि नौसेना हमेशा जल के क्षेत्रों की निगरानी करती रहती है। जैसे आपका दक्षिण भारत है, विशाखापत्तनम की तरफ है, उड़ीसा की तरफ है, या चिल्का वगैरह है। तो ये सब जितने भी समुद्र से सटे हुए भारत की सीमा रेखा है, वहाँ पर देख रेख का काम नौसेना विभाग या नौसेना करती रहती है। और इनका सबकी सुरक्षा भी जरूरी है, तो इसीलिए इन लोगों ने अपना आदर्श वाक्य अर्थात मोटो बना लिया है कि शन नो वरुण। आप संस्कृत भाषा में भी इसको याद कर लेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत ही सिंपल सा उत्तर है 4 दिसंबर। हर 4 दिसंबर को
भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो आप समझ ही गए हैं, एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में नेवी में सबसे बड़ा जो पद होता है वह एडमिरल का पद होता है और उसके बाद सभी पद छोटे होते हैं। हालांकि सर्वोच्च कमांडर तो राष्ट्रपति हैं ही, लेकिन तीनों सेनाओं के हैं, लेकिन केवल नेवी की बात की जाए तो वह एडमिरल पद होता है। तो इस समय भारत के जो एडमिरल हैं उनका नाम आर हरि कुमार है। क्या आप जानते हैं कि थल सेना और वायुसेना के मुखिया कौन हैं? आप कमेंट करके बतलाएं कि थल सेना और वायुसेना के मुखिया कौन है। नेवी का तो मैंने आपको बतला दिया, एडमिरल आर हरि कुमार हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से नाम कभी कभी किसी कुछ होते हैं बाद में बदल दिए जाते हैं। उसी प्रकार यदि पूछा जाए कि भारत की नेवी का पहले क्या नाम था, तो मैं आपको बतलाऊं कि 1612 में भारतीय नौसेना का नाम था इंडियन मेरीन और फिर बाद में 1685 में इसका नाम बदल करके बम्बई मेरीन कर दिया गया। हालांकि इसलिए भी कहा जा सकता है कि बम्बई वगैरह और इस एरिया में अंग्रेज़ों का शुरुआती दौर बहुत दबदबा था और इन लोगों ने अपनी कोठियाँ और तमाम सिस्टम इधर ही विकसित किए थे। कुछ कलकत्ता के आसपास, बम्बई के आसपास, क्योंकि ये लोग विदेशी थे, बाहर से आए थे, तो समुद्री तटों पर ज़्यादा ध्यान रखे और यही कारण है कि समुद्री तटों पर इनका कंट्रोल होने की वजह से ये कोई भी व्यापार करते थे तो बड़े आसानी से करते थे और भारत के पूरे सामान को, सोने चांदी या तमाम महंगी चीज़ों को लाद लाद करके ये लोग जो है क्या किए कि अपने देश ले गए और आज जो है ब्रिटेन अमीर देशों में गिना जाता है, विकसित देशों में गिना जाता है। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि वो लोग इतना अमीर हो कैसे गए, उन लोगों के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोहिनूर हो या तमाम चीज़ें हैं जो भारत से लूट करके अंग्रेज ले गए हैं और अपने देश में रख लिए और वो लोग जो है अमीर बनते हैं। जबकि उनकी अमीरी कहा जाए तो उनकी अमीरी भारत के लूट पर ही टिकी हुई है। भारत को लूट लिए गए, वो लोगों ने भारत की संपत्ति को लूट करके अपने देश में ले गए, इसीलिए वो लोग आज अमीर हैं। अन्यथा भारत तो पहले सोने की चिड़िया था ही और आज भी सोने की चिड़िया होता, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमारे ही देश के कुछ लोग ऐसे थे, जयचंद टाइप के लोग, कि अपने देश को जो है बेच दिए। तो खैर हम लोग बात कर रहे थे कि 1612 में भारतीय नौसेना का नाम था इंडियन मेरीन और 1685 में इसका नाम हो गया बम्बई मेरीन और 1934 में इसका नाम बना दिया गया रॉयल इंडियन नेवी। ये नाम समय समय के अनुसार जो है बदलते रहते हैं, जैसे राजनीति होती है या परिस्थितियाँ होती है उसके हिसाब से नामकरण होता है। चलिए कुछ और बात करते हैं। सैनिक संख्या, भारत में कितने सैनिक हैं नेवी में? तो सक्रिय रूप से 67,252 हैं और रिजर्व के रूप में 75,000 हैं। हालांकि यह संख्या तो बहुत कम है, इसको बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं कि जो हमेशा आंखें तरेड़ते रहते हैं। यह संख्या यदि बढ़ जाए तो भारत की तट रेखा और सुरक्षित हो सकती है। तकनीकी का भी प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि जो काम इंसान नहीं कर पाते हैं, तकनीकी उसको बहुत जल्दी कुछ सेकंडों में ही कर देती है। तो फिलहाल हम लोग यही जानते हैं कि रिजर्व के रूप में 75,000 हैं और सक्रिय रूप में 67,252 सैनिक हैं। अब ये भी जानते हैं कि जहाज, हर सेना के पास अपना अपना सिस्टम होता है। तो भारत की नौसेना के पास 150 जहाज हैं और 300 विमान हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विमान की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। मान लीजिए कि तट रेखा पर आप सैनिकों के साथ खड़े हैं और आप एक नेवी के ऑफिसर हैं, तो अपने सैनिकों को अकस्मात आपको जल्दी से ले जाना है, तो वह आपको विमान के द्वारा ही किसी अन्य टापू पर या समुद्र की रक्षा के लिए ले जा सकते हैं। तो भारतीय नौसेना के पास 300 विमान हैं। अगर बात किया जाए विमान वाहक, विमान वाहक ऐसे पोत को कहते हैं जिस पर बड़े बड़े जहाज आकर के उतर सकते हैं या वहाँ से उड़ सकते हैं। तो भारत के पास दो विमान वाहक हैं, विक्रमादित्य
और विक्रांत, इन दोनों पर भारत की पूरी रक्षा की दारोमदारी है, खास तौर से समुद्री तट रेखाओं को लेकर के। अब जरा पनडुब्बी की बात कर लेते हैं। अब नौसेना की बात हो रही हो और पनडुब्बी न बात हो तो यह कैसे हो सकता है? तो भारत के पास बहुत सारी पनडुब्बियां हैं। अगर उनका नाम की बात की जाए तो देख सकते हैं सिंधु घोष, सिंधु ध्वज, सिंधु राज, शिशुमार, शंकुल, शल्की। ये तो मैंने बहुत थोड़े से नाम लिखे हुए हैं। यह जो है बहुत संख्या में है। आप अतिरिक्त जानकारी चाहें तो अलग से पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप कुछ नाम से अवगत हो जाएं और आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अतिरिक्त अध्ययन करें। क्योंकि जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह सोच लेते हैं कि बस इतना देख लिया, अब इससे अधिक ज्ञान होता ही नहीं है, तो आप गलत हैं। यह केवल एक आउटलाइन, एक रूपरेखा दी जा रही है। आपको केवल अवगत कराया जा रहा है कि इससे मिलता-जुलता नाम क्या होता है। जो पनडुब्बी है, वह सिंधु घोष, सिंधु ध्वज, सिंधुराज, शिशुमार, शंकुल, शल्की है। सिंधु घोष नाम से और भी पनडुब्बियां हैं। आप उसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर समय नहीं है तो आप कम से कम इतना अवश्य याद कर लें। अगर परमाणु पनडुब्बी की बात की जाए, परमाणु वह पनडुब्बी जो परमाणु लेकर चलती हो, तो भारत के पास ये भी कई हैं, लेकिन जो दो मुख्य रूप से हैं वह चक्र है और अरिहंत है। यहाँ पर मैं एक आपसे वर्ड मीनिंग पूछना चाहूँगा हिंदी भाषा में कि अरि का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अरिहंत लिखा हुआ है, तो केवल अरि का मतलब बतलाएं, कमेंट करके हमको बतलाएं कि आप अरि का मतलब जानते हैं। अब रैंक की ज़रा बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी विभाग में रैंक होते हैं। जैसे आप विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में क्या होता है, प्रधानाचार्य होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, सहायक अध्यापक होते हैं, लिपिक होते हैं, चपरासी होते हैं। तो उसी प्रकार नौसेना में भी कई रैंक हैं। अगर पूछा जाए केवल कि नौसेना में सबसे बड़ा रैंक कौन सा है, तो उत्तर होगा आपका एडमिरल। हालांकि इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। और नंबर 2 पर जो होता है वह होता है वाइस एडमिरल। जैसे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होते हैं विद्यालय में, उसी प्रकार एडमिरल और वाइस एडमिरल। एडमिरल सबसे बड़ा पद होता है। नंबर 3 पर है रियर एडमिरल। नंबर 4 पर है कमोडोर। हालांकि यहाँ 4 नहीं लिखा गया है, लेकिन आप इसको 4 समझेंगे। फिर कैप्टन, फिर कमांडर, और इसके बाद जो है लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट। ये घटते क्रम में है। तो सबसे पहले आपने देखा कि एडमिरल है और उसके बाद वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल। तो इस प्रकार आप घटते आएंगे और अंत में जो सब लेफ्टिनेंट है, यह सबसे छोटा पद है। लेकिन याद रखिएगा, यह केवल अधिकारियों का पद है, यह सैनिकों का पद नहीं है। तो ये जो है आप क्रम से याद कर लेंगे। अगर क्रम से याद कर लेते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एडमिरल, वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल और कमांडोर में नंबर 3 पर कौन आता है या 4 पर कौन आता है, या सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो आप इन सभी को क्रम से याद किए रहेंगे, तभी आप सही सही उत्तर दे पाएंगे। तो यह रहा भारतीय नौसेना के बारे में एक छोटा सा वीडियो, और आशा करता हूँ कि यह छोटा सा वीडियो आपको गाइड करेगा। इसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, भारतीय नौसेना के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और भारतीय नौसेना के बारे में यदि कोई महत्वपूर्ण बात हो जो आप नहीं जानते हो और जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और यह भी लिखें कि किस टॉपिक पर और वीडियो बना करके मैं आपको भेजूं, ताकि आपके ज्ञानवर्धन में लाभदायक हो, आपका ज्ञान बढ़ सके। तो जो भी कोई कठिन से कठिन टॉपिक आपके लिए हो और आप उससे अवगत नहीं हैं, अवगत होना चाहते हैं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप भेजेंगे, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और आपके लिए मैं एक सहायक के रूप में काम आ सकूं। तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो आप वीडियो देखिए, कोई समस्या पूछिए, किस टॉपिक पर और वीडियो बनाऊं वह लिख करके भेजिए, और इसको देखिए, आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, धन्यवाद।